आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो ये सारे प्रश्न कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो हमें जो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे इसको, हल में क्या लिखेंगे सबसे पहले। हल में देखिए, हल करने में के लिए तरीका होता है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है ये सब चीज़ें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल ये हमारा दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड ये दिया हुआ है। उसके बाद से कुछ और भी दिया हुआ है, और इसमें हमें क्या करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है और जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया गया है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का ही तो अपवर्तनांक होगा, क्योंकि हमें उस माध्यम का ही चाल ज्ञात करना है। तो किसी माध्यम का ही अपवर्तनांक होगा, तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.5 हो। ठीक है, 1.5 दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रकाश की चाल ज्ञात है, इस माध्यम के प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो आप तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए जो सूत्र क्या होता है हमारा, लिखेंगे प्रकाश की चाल, माध्यम के लिए प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके लिए जो सूत्र होता है हमारा, वो सूत्र ये होता है कि वायु में प्रकाश की चाल को ऊपर रखते हैं और वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमारा जो फार्मूला होगा ये होगा कि वायु में प्रकाश की चाल बटा में, इसके नीचे रहेगा हमारा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना से आप समझ सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे मान रख देंगे। देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ तो इसकी जगह पे हम 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। बटा में नीचे क्या है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, नीचे क्या है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये दिया गया है 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 रख देंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.5 है और यानी कि 1.5 है, हम 1.5 इसे बोल सकते हैं। तो 3 में अगर हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1.5 दूना क्या होता है, 3 होता है। तो 2 बार में ही कट गया। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸। तो ये बराबर में हो जाएगा हमारा 2 × 10⁸, और इसका जो मात्रक है हमारा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला होता है इसके लिए, ये फार्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे भी जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है। तो हम इसको लिख लेंगे। किस तरीके से हम अपवर्तनांक को लिखते हैं थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। तो बस आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। ठीक है, अपवर्तनांक यहाँ पे है। अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल, तो वायु का अंग्रेजी आप जानते हैं कि एयर होता है, तो वायु को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और जल को हम W से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वाटर होता है। कांच को हम ग्लास कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीजें आपको समझ लेनी है। उसके बाद से देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया गया है, और फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक के मतलब ये हुआ
कि AN यानी कि ये है वायु, ए क्या है, वायु है, वायु के सापेक्ष जल का यानी वाटर का अपवर्तनांक, यन मतलब अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ये कितना दिया गया है हमारा 4/3। ऐसे ही ANG दिया गया है हमारा 3/2 दिया गया है, ठीक है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है। इस तरीके से दिया गया और पूछ रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे, जल है ना तो इसे W से और कांच को हम G से प्रदर्शित करते हैं तो WNG इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक होगा हमारा, सबसे पहले हम ऊपर वाले को लिखेंगे ANW और बट्टा में नीचे ANG। अब इसको हम मान लिख देंगे, यहाँ पे मान रख देंगे तो ANW का मान है 4/3 और ANG का मान है 3/2। तो इस प्रकार से हम इसको हम नीचे वाले को का गुणा हम ऊपर करा देते हैं तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, बट्टा में 3 3 का 9 हो जाएगा और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप जरूर इसे कर लीजिएगा और जरूर इसे तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने की किरण आरेख खींचिए जब वस्तु 2f पर रखी हो, ठीक है। जब वस्तु 2f पर रखी हो तो इस किरण आरेख को बनाना है। सबसे पहले हमें लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा देनी है। तो प्रथम फोकस हेडिंग डाल करके प्रथम फोकस में आप क्या लिखेंगे, देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर आने वाली किरणें या जिसकी ओर चलकर जाने वाली किरणें, यानी कि उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। जो किरणें होती है, जो आने वाली या जाने वाली किरणें होती हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसे लेंस के फोकस कहलाता है, ठीक है। लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं जब आने वाली और जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो द्वितीय फोकस की बात करते हैं। द्वितीय फोकस में आपको क्या लिखना है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु लेंस की द्वितीय फोकस कहलाती है, ठीक है। तो वह बिंदु जहां पे जो मुख्य अक्ष का समांतर चलने वाली किरणें होती हैं अपवर्तन के पश्चात जिस अक्ष या बिंदु पर मिलती हैं या आती है, निकलती हैं, तो वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रथम फोकस द्वितीय फोकस समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ, इसे तैयार कर लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद से दूसरे नंबर क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन एक किया गया था कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचिए जो जब वस्तु 2f पर रखी हो। तो इसी तरीके से इसी को हमने यहाँ पे आरेख के द्वारा समझाया। एक उत्तल लेंस हमने बनाया है और ये वस्तु की जो दूरी है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 2f दूरी पर रखी गई है। तो 2f यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है वास्तव में, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार से बनेगा, तो इस पे प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ से जाकर के यहाँ पे फोकस है, या हमारा फोकस दूसरा फोकस है, इस फोकस से होकर के गुजरेगा और दूसरा हमारा इस प्रकार से जाएगा और यहाँ पे सेंटर से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका फिगर बना देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या है, दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण और दूरदृष्टि दोष क्या है, इस चीज को यहाँ पे समझाना है। तो देखिए इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, इस दोष की वजह से, किस दोष की वजह से, दूरदृष्टि दोष की वजह से दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। ध्यान से समझिएगा, दूरदृष्टि दोष की वजह से दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देती। जो पास वाली वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को दूरदृष्टि रोग से पीड़ित है कोई व्यक्ति, तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। यानी कि क्या होता है कि जब दूरदृष्टि दोष होता है तो लेंस की जो अभिसारी क्षमता होती है घट जाती है, और इसके निवारण के लिए हमें ऐसा काम करना होगा, ऐसा लेंस प्रयोग करना होगा जिससे कि लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। अतः इसके निवारण हेतु चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो आशा करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनाना
किरण आरेख खींचिए। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र, मानव नेत्र के बारे में सारी चीजें हम एक वीडियो में डिटेल तरीके से बताएंगे, आपको धैर्य रखिए। और इस प्रश्न का आंसर आपको कैसे देना है कि जो मानव का नामांकित चित्र है उसे बना देना है, उसके बाद से रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचना है। सबसे पहले मानव नेत्र का सचित्र नामांकन करेंगे, नामांकित चित्र बनाएंगे। नामांकित चित्र बनाने के बाद खूब स्वच्छ, हमको बोर्ड एग्जाम में आपको खूब स्वच्छ बना देना है पेंसिल से केवल, ठीक है। और यहाँ पे सारी जितने भी पार्ट हैं इस आंख के, उस सारे पार्ट को लिख देना है, जैसे कि निलंबन स्नायु है, कार्निया है, आइरिस है, पुतली है, लेंस है, अंधबिंदु, रेटिना, गतिका, केंद्रीय धमनी और रेटिना की नसें हैं, और दृक तंत्रिका है। तो इन सारे पार्ट का नाम लिख देना इस तरीके से फिगर बना के। ये हो गया हमारा नामांकित चित्रण। अब बात करते हैं इसी में दूसरा हमारा प्रश्न पूछा गया है कि इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसमें। देखिए मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, इस तरीके से हेडिंग देंगे और इसमें क्या लिखेंगे, नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश किरणें कार्निया पर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? कार्निया पर गिरती है तथा आपतित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, और आपतित होकर यानी अपवर्तित होकर के नेत्र में पहुंचती है। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, लेंस व कंचाप द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? रेटिना पर, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आंखों में क्या, किसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? रेटिना पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बना देना है। यहाँ पे आंख हमारा है, आंख का यहाँ पे लेंस यहाँ पे है हमारा, और यहाँ एक नेत्र गोलक है यानी कि आंख है। दृष्टिपटल हमारा पीछे होता है, और उल्टा चित्र ये है। उल्टा चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा वस्तु रखा हुआ है। वस्तु कैसी दिखाई देती है, वो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यही हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कार्निया है, कार्निया जिस पर की जो प्रकाश किरणें होती हैं गिरती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा और ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने इस वीडियो में 5 प्रश्न बताए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अपना बेहतर कर पाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ये सारे क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ। तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।